दोस्तों, हमने कई वीडियोस में मिस्र और सुमेरियन सभ्यता के बारे में बात किया है, जो लगभग 1000 साल पुरानी है। लेकिन अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सभ्यता थी जो कई हजारों साल पुरानी बताई जाती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल रिसर्चर्स का मानना है कि ये सभ्यता, जिसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, लगभग 8000 साल पुराना है, जिसका अर्थ यह है कि ये ग्रेट सुमेरियन सभ्यता से भी पुराना है। इसका सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदारो एक अच्छी तरह से स्थापित और अत्यधिक एडवांस्ड शहरी केंद्र का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा सुएज सिस्टम, सड़कें, अच्छे तरीके से अरेंज किए गए घर, फार्मिंग और कलाकृतियां शामिल हैं। हालांकि इन प्राचीन लोगों के बारे में रिसर्चर्स के पास पहले से ही सारी जानकारी होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता भी इतिहास की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है। इसकी लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकी है। इसकी शहरी प्लानिंग और इरिगेशन सिस्टम्स मॉडर्न इंडिया के ज्यादातर शहरों से भी अधिक एडवांस थी, और ये सभ्यता उन कारणों से अचानक गायब हो गई जो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ने सांस्कृतिक और तकनीकी विकास का इतना बड़ा स्तर कैसे हासिल किया? उनका रहस्य क्या था? क्या किसी ने उनकी मदद की, या वे उसके भी पुराने एडवांस सभ्यता के वंशज थे? और इसके अचानक गायब होने का रहस्य क्या है? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉन जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी में आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स द्वारा नई दिल्ली से 140 मील नॉर्थ वेस्ट में स्थित एक गांव भिर्राना की एक बस्ती से चीनी मिट्टी के टुकड़ों और घरेलू जानवरों की हड्डियों के अलग अलग टुकड़ों पर किए गए अलग अलग रेडियो कार्बन आधारित टेस्ट्स की जांच की गई, जिससे रिसर्चर्स ये बताने में सफल हुए कि ये बस्ती कम से कम 8000 साल पुरानी है। इसका मतलब कि ये गांव हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था। वहीं प्राचीन सुमेरियन और मिस्र की सभ्यताएं कम से कम 1000 वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। दूसरी तरफ इस स्टडी ने उन डिफरेंट स्टेजेस का पता लगाने में भी मदद की है, जिनसे हड़प्पा सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व में अपने चरम पर थी। साथ ही इसके बाद की डिक्लाइन और गायब होना भी। आईआईटी खड़गपुर में जियोलॉजी और जियोफिजिक्स के डिपार्टमेंट से प्रोफेसर अनिंदय सरकार ने इस डिस्कवरी की रेलिवेंसी पर कहा कि हमारा अध्ययन प्राचीनता को वर्तमान से 8वीं मिलेनियम तक पुराना बताता है, और इसका भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बस्तियों के विकास पर खास प्रभाव पड़ेगा। वहीं एडिशनल स्टडीज इसके पीक पर इंडिकेट करती हैं। इस रहस्यमय हड़प्पा सभ्यता में 5 मिलियन से अधिक निवासी थे, जो उस समय एक अच्छी संख्या थी। कंपैरिजन के लिए सुमेरियन सभ्यता को कंसीडर करें तो उसकी अनुमानित आबादी लगभग 15 लाख थी। खैर, पहली बार इस खोई हुई सभ्यता का निशान 1921 में खोए हुए शहर हड़प्पा की खोज के साथ मिला था। इसी शहर से उस सभ्यता का नाम पड़ा जिसे हम हड़प्पा कहते हैं। तब से 1052 से अधिक शहर और बस्तियां पाई जा चुकी हैं। उनमें से एक मोहनजोदारो शहर है, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये शहर सिंधु नदी के पास स्थित है और प्राचीन युग से शहरी प्लानिंग का एक ट्रू जेम है, और जल्द ही ये सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा शहर बन गया। हालांकि मोहनजोदारो के खंडहर पहली बार 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट्स के एक समूह को मिले थे, जबकि प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिकल खुदाई वास्तव में 1920 से 1930 के दशक तक सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल डायरेक्टर थे।
सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को यह पता नहीं था कि शहर का क्या नाम रखा जाए, लेकिन उनकी खुदाई के बाद सड़कों और घरों में बिखरे हुए कई अजीब कंकाल मिले। उन्होंने आखिरकार इसका नाम मोहेंजोदारो रख दिया, जिसका मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। अपने धूमिल नाम के बावजूद ये शहर भारतीय उपमहाद्वीप के पहले मेन शहरी केंद्र के रूप में खड़ा है और इसका सोफिस्टिकेटेड शहरी विकास काफी इंप्रेसिव है। इस शहर के लोग न केवल शहरी प्लानिंग जानते थे, बल्कि ये भी जानते थे कि खेती कैसे की जाती है, धातुओं के साथ कैसे काम किया जाता है और खुद को लिखित भाषा में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। शहर को ग्रिड्स यानी कि स्क्वायर जैसे पैटर्न में अरेंज किया गया था और इसके घरों में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए अलग अलग कमरे थे, जिसमें किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, आंगन, बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम शामिल हैं, बिल्कुल एक मॉडर्न घर की तरह। हालांकि वाटर कंट्रोल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे इफेक्टिव विकासों में से एक है। आज ये सोचना आसान है कि जो आबादी 4000 साल से भी पहले रहती थी, उसने पानी का उपयोग करने और अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बेसिक सिस्टम्स का उपयोग किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, नदी से घरों तक बाल्टियों में पानी पहुंचाना या टॉयलेट के रूप में उपयोग करने के लिए जमीन में गड्ढा खोदना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। जी हाँ, घरों में पानी की सप्लाई और पाइपलाइन सिस्टम थी। बाथरूम और टॉयलेट बाकी कमरों से अच्छी तरह से अलग थे। शहर में 700 से अधिक पानी के कुएं और एक लंबी चौड़ी स्वेज सिस्टम थी, जो पानी को पूरे शहर में सही से फैलाने की इजाजत देती थी। इस प्रकार सिंधु घाटी के लोग 2500 वर्ष से भी अधिक आगे थे। ये देखते हुए कि केवल मोहेंजोदारो में 20,000 से 40,000 लोग एक साथ रहते थे और मोहेंजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी नहीं था, तो आखिर इससे बड़ा वो दूसरा शहर कौन सा था? वह राखीगढ़ी शहर होगा, जिसे 1969 में ही खोजा गया था और आज तक इस साइट का केवल 5% ही उत्खनन किया गया है। वैसे कौन जानता है कि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी, हम इस खोई हुई सभ्यता के बारे में किन सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज को उजागर कर सकते हैं। अगर राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर है, तो क्या ये हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी काम कर सकता था? और अगर ऐसा हुआ, तो जरा सोचिए कि मोहेंजोदारो की तुलना में ये तकनीकी रूप से कितना एडवांस्ड होगा। मोहेंजोदारो की स्वैंग में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग थी, जिसमें वाटर सप्लाई सिस्टम, बिल्डिंग्स, मार्केट्स, अन्न भंडार और गोदाम शामिल हैं। दोस्तों, हाई लेवल की प्लानिंग तब तक इम्पॉसिबल थी जब तक कि हड़प्पा सभ्यता में वजन और माप की कोई सटीक सिस्टम ना हो, जिसका वे उनके सभी एक्टिविटीज के लिए उपयोग करते थे, जो अभी भी हमारे लिए अननोन है। जो हम जानते हैं वो ये है कि कंस्ट्रक्शन में एक सख्त मानकीकरण था। जी हाँ, वे कंस्ट्रक्शन के लिए 4:2:1 के परफेक्ट रेशियो के ब्रिक्स यानी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों में रहने वाले लोग खेती के सच्चे मास्टर थे। सभ्यता की एज के कारण एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस करते रहते हैं कि क्या इन लोगों ने एग्रीकल्चर और पशुपालन को खुद से डेवलप किया या उस समय की अन्य आबादी से सीखा। हालांकि कुछ जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि सिंधु की किसान आबादी कभी भी अपने नजदीकी किसान पड़ोसियों से एक क्लोज नहीं थी, जो अब ईरान में निवास करता है और जिसे एक्सपर्ट्स इस इलाके में एग्रीकल्चर डेवलप करने वाला पहला व्यक्ति मानते हैं। आज ये एक्सेप्ट किया जाता है कि कुछ लोगों द्वारा किए गए इस नॉलेज के इंपोर्ट के कारण ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खेती का फैलाव हुआ। वास्तव में यूरोप में किए गए जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि स्टोन एज के किसान
अपने ज्ञान को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ले गए, क्योंकि वे इस इलाके से होकर गुजरे थे और अलग अलग आबादी के साथ मिल हो गए। लेकिन सिंधु घाटी की आबादी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स 8000 ईसा पूर्व के एग्रीकल्चर को डेवलप करने वाले पड़ोसी लोगों से अलग है। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी के लोग साफ साफ पहले की सभ्यता से आते हैं, जिसने अपने दम पर खेती का विकास किया या शायद इसे किसी और से सीखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहर के ज्यादातर निवासी व्यापारी और कारीगर थे, जो कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड और टिन जैसे मेटल के कामों में माहिर थे। साथ ही चीनी मिट्टी का काम करने और ईंटें बनाने में भी बहुत माहिर थे। इतने हाई लेवल की प्लानिंग और डेवलपमेंट के बावजूद उन एस्पेक्ट्स में से एक जिसने रिसर्चर्स का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया है, वो यह है कि सिंधु घाटी के शहरों में महलों, मंदिरों और स्मारकों का अभाव है, जो किसी फॉर्मल प्रैक्टिस का सिग्नल दे सके। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि शहरों के भीतर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला राजा या रानी जैसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। वैसे एक और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पूजा पाठ करने के लिए भी कोई मंदिर नहीं है। अगर हम इसकी तुलना मिस्र और सुमेरियन सभ्यताओं से करें, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले मंदिरों से भरी थी, तो ये चीज हड़प्पा सभ्यता को और भी काफी यूनिक बना देगा। दोस्तों, अब तक ग्रेट बाथ शहर में एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर मालूम पड़ती है जिसे एक फॉर्मल स्मारक माना तो जा सकता है। दूसरी ओर आर्कियोलॉजिस्ट्स को इंडोसील और कलात्मक आकृतियां मिली हैं, जो कुछ धार्मिक मान्यताओं से संबंधित हो सकती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मोहनजोदारो की शुरुआती खुदाई के दौरान मिली एक मूर्ति है। इस मूर्ति को पुजारी राजा के नाम से जाना जाता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आंकड़ा किसी धार्मिक व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि इस अनुमान को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। खैर, हड़प्पा सभ्यता के पीछे के ज्यादातर रहस्यों को तभी उजागर किया जा सकता है जब इसके सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा लिया जाए, और जो है इसकी स्क्रिप्ट। जी हाँ, हालांकि एक्सपर्ट्स पहले से ही इसके कल्चरल लाइफ के ज्यादातर तरीकों को समझने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसके ज्यादातर रहस्य इसकी लिपि के पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। वैसे ना समझी जा सकने वाली हड़प्पा लिपि के पीछे का रहस्य वैज्ञानिकों को लंबे समय तक हैरान करता रहा। लगभग 50 अक्षरों के हड़प्पा टेक्स्ट को समझने वाले के लिए $10,000 का नकद पुरस्कार भी रखा गया, लेकिन कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। इसकी लिपि को समझना ही एकमात्र जरिया हो सकता है जो हमें इसके रहस्यों को खोलने की अनुमति देगी। आज हड़प्पा लोगों से संबंधित सैकड़ों सिंबल, चीनी मिट्टी और मेटल क्राफ्ट सहित सभी प्रकार की शिल्प वस्तुएं बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनमें से ज्यादातर सिंबल जानवर और इंसानी फिगर्स को दर्शाती हैं। दोस्तों, एक दूसरा पहलू जो लिखित भाषा के रूप में हड़प्पा लिपि के खिलाफ काम करता है, वो यह है कि ज्यादातर शिलालेखों में आमतौर पर लगभग 1 इंच लंबी छोटी सतहों पर केवल 4 या 5 सिंबल बनाए होते हैं, और लॉन्गेस्ट नोन हड़प्पा लिपि 30 कैरेक्टर तक नहीं पहुंचती है। ये अन्य प्राचीन सभ्यताओं की राइटिंग सिस्टम्स में आमतौर पर देखी जा सकने वाली चीजों से बहुत अलग है, जिनमें अक्सर 100 से अधिक अक्षर होते हैं। इस स्क्रिप्ट के साथ मुख्य समस्याओं में से एक और भी है कि मैसेज बहुत छोटे हैं और हर एक सीक्वेंस में कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, जो मशीनों के लिए समझना कठिन बना देता है। दूसरी ओर तस्वीरों के आगे दिखाई देने वाले सिंबल हर एक स्टैंप में अलग होते हैं। इस तरह इसकी कम समझ के कारण ये लिपि और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी इस पॉइंट तक की गई किसी भी व्याख्या को फैक्ट से अधिक अनुमान माना जा सकता है। खैर, तमाम समस्याओं के बावजूद हड़प्पा लिपि को समझने का प्रयास जारी है। उम्मीद है कि एक दिन
हम लिपि को समझने और इस सभ्यता में छिपे रहस्यों को खोजने में कामयाब होंगे। वहीं रिसर्चर्स का मानना है कि नेचुरल डिजास्टर के कारण ही ये सभ्यता समय के साथ गायब हो गई। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।